हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। 19 जो हमारे कंसेप्ट्स थे, जो कुल मिलाकर टोटल 19 कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम के चैप्टर का बेस बनाने के लिए हमें कवर करने पड़ेंगे। काफ़ी दिन लगाकर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इन 19 कंसेप्ट्स को ख़त्म कर दिया था प्रीवियस लेक्चर तक। आज हम लोग बात करते हैं अब इसका एक नए एंगल के बारे में। इस चैप्टर में अदर डायमेंशंस को देखना शुरू करेंगे। अब हम 19 कंसेप्ट्स का बेस बनाना ज़रूरी है। आपको वो 19 कंसेप्ट्स टिप्स पे होने चाहिए कि बस कोई उसका नाम ले और आपको वो रिकॉल हो जाए, सोचना ना पड़े आपको कि फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, या फिर सेक्टर्स क्या होते हैं इकॉनमी के, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं आज से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। क्या होता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? का मतलब ये होता है कॉन्टीन्यूस तरीके से सर्कुलर तरीके में फ्लो होना। एक चार्ट, मतलब कुल मिलाकर एक ना ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहले ये वाली बात याद रखना, ये एक ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन ये रियल में हर एक इकोनॉमी के अंदर फॉलो होती है, इसलिए इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा जाता है। सर्कुलर तरीके से फ्लो होते हुए दिखना गुड्स और सर्विसेज का एक साइड, और दूसरी साइड पर अलग अलग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में मनी का फ्लो होना। मनी का जब भी इकोनॉमी के अंदर फ्लो होता है, फ्लो ऑफ मनी, वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? जो एग्रीगेट वैल्यू होती है, वैल्यू, जो भी गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, फिर चाहे वो फैक्टर पेमेंट की तरह हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर की तरह हो। ये सर्कुलर इसलिए होता है बिकॉज ये मूव करता है एक सर्कल में और ये वापस आ जाता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो इसका मतलब इसकी ना तो शुरुआत होती है, ना ही इसका कोई अंत होता है। ये कैसे? अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई ना, अभी हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, ये इसका डायग्राम है, ये देख रहे हो, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम है ये। लेकिन तभी समझ में आएगा, पहले हम लोग इसकी थ्योरी को कवर कर लेते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि इकोनॉमी में कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है ना, तो इकोनॉमी में किसी भी XYZ प्रोडक्शन से हमेशा एक इनकम जनरेट होती है, क्योंकि गुड्स को बनाने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। इन सबको अपनी फैक्टर ऑफ इनकम मिलती है: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो एक गुड को प्रोड्यूस करने की दिशा में कोई इनकम तो जनरेट पक्का हुई। लेबर जिन्होंने गुड बनाया उनको अपनी वेजेस मिली, जिस ज़मीन पर प्रोड्यूस हुआ वो रेंट, इंटरेस्ट आया और एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉफिट गया। सपोज एक इकोनॉमी के अंदर मान लो कि सिर्फ 2 ही सेक्टर्स मौजूद हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरे इंडस्ट्रीज़ या फिर फर्म सेक्टर। इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? इंडस्ट्रीज़ हायर करते हैं, खरीदते हैं फैक्टर सर्विसेज को हाउस होल्ड से, यानी कि अलग अलग घरों से कोई व्यक्ति जाते हैं फैक्ट्री वगैरह में काम करने, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने, और वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को और सर्विसेज को, और अपनी इनकम जनरेट करते हैं। यानी कि कैसे? उनको काम करने के लिए दिहाड़ी मिलती है या फिर मंथ के एंड में वेजेस मिलती हैं। हाउस होल्ड्स को माना जाता है एज ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि किसी न किसी हाउस होल्ड पे ही या हाउस होल्ड में से ही लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये यहीं से निकल कर आते हैं, और उनको अपनी इनकम मिलती है चार फॉर्म में: लैंड से रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। क्यों मिलता है इनको? एज अ रिवॉर्ड कि इन्होंने इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सर्विस या गुड को प्रोड्यूस करा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा हर एक प्रोडक्शन से इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होती है, पैसा बनता है। जो ये फैक्टर्स ऑफ इनकम को प्राप्त करते हैं, यानी कि जो फैक्टर ओनर्स हैं या फिर जो हाउस होल्ड हैं, जब इनको इनकी इनकम मिल जाती है, एक लेबर ने एक मतलब मान लो लेबर ने, कोई भी पर्सन ने एक MNC के अंदर काम करा 30 दिन, 1 तारीख को उसको सैलरी मिली, वो फर्दर अपनी सैलरी को खर्च करने निकलते हैं घर के बाहर हाउस होल्ड्स, कि उनको भी तो अपने घर पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। यानी कि एक MNC में काम करा हुआ बंदा एक कहीं पर सर्विस अपनी देने जा रहा है, अपनी जो भी इसने स्किल सीखी है, जो भी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी है, डिग्री कंप्लीट करी है, वो अपनी स्किल देने जा रहा है। स्किल को देने के बाद, सर्विस को देने के बाद उसे
पैसा मिल रहा है, लेकिन वो उस पैसे को लाने के बाद घर में राशन लाना है, बच्चों को भी कहीं स्किल लेने भेजना है, यानी कि स्कूल वगैरह या ट्यूशन्स वगैरह भेजना है, तो हाउस होल्ड्स फर्दर अपने गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये इनके पास पैसा आया कहाँ पर, ये कहीं और काम कर कर इनके पास पैसा आया, और जो काम कर कर पैसा आया इसको ये अपने घर परिवार में लगाते हैं। जब किसी को सैलरी मिलती है और सैलरी को घर परिवार में अंदर या बच्चों के ऊपर खर्च करा जाता है, हाउस होल्ड जो भी खर्चा करते हैं, राशन, अपने बच्चों की फीस देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, इसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करी जाती है हाउस होल्ड के द्वारा, और इसका मतलब फर्म्स के पास दोबारा पैसा जाता है रिवर्स फॉर्म में। अभी एक फर्म के अंदर, फर्म ए के अंदर जो कि गुड़गांव के अंदर लोकेटेड है, यहाँ पर एक पर्सन एमएनसी के अंदर एक काम कर रहा है, उसको मिली वहाँ से सैलरी। इस सैलरी को पर्सन खर्च कर रहा है कोलगेट का टूथपेस्ट लाकर, 1 किलो अरहर की दाल लाकर, 1 हार्वेस्ट की ब्रेड लाकर और 3 लीटर दूध लाकर। इसका मतलब एक फर्म से जो पैसा आया अब वो कोलगेट की फर्म के पास, किसान के पास, और जो भी मैंने बोला यहाँ पर क्या बोला मैंने, ये 3 मदर डेयरी अमूल वालों के पास ये पैसा घूम कर जा रहा है। तो फर्म्स के पास दोबारा पैसा गया इकोनॉमी के अंदर। इन शॉर्ट इनकम जो है, ऊपर वाले पैराग्राफ की जिस्ट है ये जो हमने ऊपर पढ़ा पूरे का पूरा ग्रंथ, उसकी ये जिस्ट है। इनकम सबसे पहले जनरेट होती है बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के द्वारा। उसके बाद वो हाउस होल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स माने जाते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की टर्म्स में। क्यों मिलती है इनको? क्योंकि इन्होंने दी है अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, और अल्टीमेटली घूमकर प्रोडक्शन यूनिट्स के पास ही इनकम वापस आ जाती है, क्योंकि इन हाउस होल्ड्स को अपनी सर्विसेज देने के बाद, गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद जो पैसे मिले, जो सैलरी मिली, ये उसको हाउस होल्ड्स इकोनॉमी के अंदर खर्च करते हैं फर्दर गुड्स को प्राप्त करने के लिए और सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए। तो कुछ फर्म्स को सर्विस मिली, लेकिन बाद में अन्य फर्म्स को, अदर फर्म्स को इनकम दोबारा घूम कर जाती है, क्योंकि घर खर्ची में लोग जो सामान लाते हैं वो कंपनीज के पास दोबारा जा रहा है। ये बन गया एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्म ए को सर्विस दी गई एक इंडिविजुअल के द्वारा, बदले में इसको मिले पैसे। इन पैसों को अलग अलग फर्म्स एक्स, फर्म्स वाई, फर्म जेड पर, मतलब ये जो फर्म्स, ये जो इंडस्ट्री, ये जो फैक्ट्री, इनके गुड्स को घर तक लाने के लिए, राशन भरवाने के लिए इंडिविजुअल खर्च कर रहा है, ठीक है, पैसा दे रहा है, बदले में इसको वो उनका सारा सामान मिल जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बन गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसको हम डिटेल में डायग्राम से प्रॉपर तरीके से देखेंगे। पहले मुझे बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं लगी इस कंसेप्ट में? फिर से समझाऊं क्या? कुछ फिर से समझना है किसी को? बताओ, आगे बढ़ूं? जब हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके या फिर पिक्टोरियल इलिस्ट्रेशन से जब हम इस चीज़ को दिखाते हैं कि मेजर सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के, उनका आपस में इंटरडिपेंडेंस कैसे, यानी कि एक इंडिविजुअल की इंटरडिपेंडेंस एक फर्म के ऊपर और फर्म की इंटरडिपेंडेंस एक इंडिविजुअल के ऊपर, जब हम इसको दिखाते हैं एक डायग्राम से, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के? सिर्फ 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्रामेटिकली या पिक्चर के थ्रू दिखाना है। नंबर 1 रूल, कभी भी जब इकोनॉमी के अंदर एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, एक्सचेंज प्रोसेस मतलब कैसे, मैं कहीं पर किसी को सर्विस दे रहा हूँ, बदले में मुझे उससे पैसे मिल रहे हैं, तो जो सेलर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो रिसीव करता है बिल्कुल सेम अमाउंट जितना बायर स्पेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, एक मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो, 5 रुपये का पार्ले जी है, तो एक इंडिविजुअल ने 5 रुपये खर्च करे एक पार्ले जी का बिस्किट प्राप्त करने के लिए, तो जो फर्म है ना, पार्ले जी की फैक्ट्री है, उसको 5 रुपये तो मिलेंगे, क्योंकि इस इंडिविजुअल की जेब से 5 रुपये गए हैं। ये कह रहा है पहला प्रिंसिपल। इसको सिर्फ थ्योरेटिकली समझ जाओ, जो वो बोल रहा है भी सिर्फ समझ जाओ, ज़्यादा डेप्थ में मत जाना कि नहीं
आपने तो बताया था दूसरे मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिल वगैरह काट कर वो मिलता है, वो बनता है। लेकिन अभी के लिए पार्ले जी वाले पहले तो सबसे पहले 500 रुपये रिसीव करेंगे ना, कि रास्ते में ही बोल देंगे उससे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाले बिल रास्ते में ही ले जाओ ये पैसे। पहले तो पूरे प्रॉपर 5 रुपये आएंगे ना पार्ले जी वालों की जेब में, क्यों नहीं आएंगे बताओ? समझ गए ना इसका मतलब? ये चीज़ है। एक इसका एक एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ। मेरे को ट्रू आईएएस पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स बेचना है। आप मयूर हो, मतलब मान लो एडमिन, कि आप बच्चे डिसाइड कर रहे हो कि ये लिस्ट है सर, ये वीडियोस आपकी खरीदना चाह रहे हैं 1999 रुपये में, इनको वीडियो अपना पोर्टल दे देना, ठीक है। अब मैंने आपको एम्प्लॉय कर रखा है, तो एक बार बताओ, सबसे पहले वो पैसे जो हैं 1999 रुपये आप मेरे पास ट्रांसफ़र करवाओगे ना। फिर जब मंथ हो जाएगा, इतने इतने बच्चे आए, वो आए, तो मैंने आपको बोल रखा था हर एक जो बच्चा आएगा मान लो कि 10% में कमीशन आपको दूंगा, आप बस बच्चे लेकर आओ मेरे पास। तो जब पूरे पहले मेरे पास आने दोगे ना पैसे, मैंने आपको भले ही बोल रखा है, लेकिन आप कहोगे कि ये बच्चे हैं सर, 15 बच्चे इकट्ठे हो गए, मैंने आपको सारी पेमेंट करवा दी, अब 10% पर बच्चा कमीशन आप मतलब उसके हिसाब से आप मुझे दे दो। तो सबसे पहले पैसे आए किसके पास से? पूरे के पूरे मेरे आए। मुझे खुद भी पता है कि मयूर को देना है कमीशन काट कर, लेकिन मेरे पास आए ना सबसे पहले ये पैसे। ये चीज़ है, ये पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया? ऐसा मत समझना कोई भी लोग कि मयूर को मैं पैसे देता हूँ, कमीशन देता हूँ, कमीशन कोई नहीं लेता है। आई एम द ओनर, मेरा चैनल है, सब कुछ मेरा है, घंटा की जो कमीशन नहीं मिलेगी। तुम लोग मेरा काम कर भी दो तब भी पैसे नहीं दूंगा। गुड्स और सर्विसेज जो फ्लो, दूसरा प्रिंसिपल, गुड्स और सर्विसेज जो फ्लो होते हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। क्यों? गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस जो करा जाएगा वो एक इंडिविजुअल के द्वारा करा जाएगा, जो कि फर्दर जाएंगे एक घर परिवार के पास। ये वन फ्लो है ना, ये वन फ्लो है ना। कभी भी कोई इंडिविजुअल थोड़ी ना किसी को गुड्स एंड सर्विसेज देगा, वो तो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस होने के बाद वो किसी के घर तक जाएंगे, राशन भरा है किसी ने या कोई सामान खरीद कर रहा है उस फॉर्म में। गुड्स और सर्विसेज जो एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं, एंड मनी पेमेंट जो इनको एक्वायर करने के लिए चाहिए पड़ती है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। यानी कि गुड्स और सर्विस एक इंडिविजुअल तक गए, ये इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विस को कैसे प्राप्त कर सकता है? पैसा पहुंचाकर जिसने इसे प्रोड्यूस करा था उसके पास। बन गया सर्कुलर फ्लो। लो कैसे बना, देखो, इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक फर्म है, ये एक फैक्ट्री है। ये इंडिविजुअल ने सबसे पहले यहाँ पर अपनी सर्विसेज दी किसी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। गुड्स और सर्विसेज गई हाउस होल्ड के पास, दूसरे इंडिविजुअल के पास, मतलब मान लो कोई और इंडिविजुअल है उसके पास गई, या जिसने प्रोड्यूस करी है उसके पास भी जा सकती है, कोई भी नहीं। अब ये पर्सन पैसा खर्च करेगा और तब इसको यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे। बन गया सर्कुलर फ्लो, इजी वे में बन गया। अभी के लिए इतना तो समझ गए ना, सर्कुलर फ्लो बन गया, बस खत्म। अब दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता मनी फ्लो। पहले बता दो, ऊपर वाली कहानी क्लियर हो गई ना सबको? अमित या जो भी हैं जो बैठे हैं सबको क्लियर हो गई? रियल फ्लो और मनी फ्लो, सारे के सारे जो फ्लो होते हैं इकोनॉमी के अंदर, उनको आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, एक रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। ये जानो ये बात क्या है। या वो कह रहे रिमेंबर, हाउस होल्ड जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। क्योंकि मैंने आपको बताया था हाउस होल्ड्स को बिल्कुल वैसे ही देखना। यहाँ पर ये मत समझ आना कि यहाँ पर किसी घर परिवार की, हमारे घर परिवार की बात हो रही है। हाउस होल्ड मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। एज वेल एज ये कंज्यूमर भी तो होते हैं, किसी गुड वगैरह को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक बार बताओ, जो एंटरप्रेन्योर है जिसमें प्रॉफिट आ रहा है वो कुछ नहीं खरीदेगा, वो अपने बच्चों के ऊपर कोई पैसे खर्च नहीं करेगा, उसके घर में कोई खर्च ही नहीं है। कभी कोई नल ख़राब हो गया, कुछ ख़राब हो गया, दीवारों पे सीलन आ रही है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, ट्यूशन की फ़ीस देनी है, घर पे किसी का कुछ खाने का मन कर गया, किसी दिन घर पे कोई फंक्शन है,
ये कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, सिर्फ जोड़ता ही रहेगा ज़िंदगी भर, भले ये ओनर है किसी फैक्ट्री का वो करके, बताओ होगा ना। वेयरएज जो फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। लेकिन वो प्रोड्यूसर कब हैं? वो प्रोड्यूसर तभी हैं जब हाउस होल्ड जाकर अपनी सर्विस यहाँ पर देकर आ रहे हैं। नाम इन्हीं का होगा कि जिनकी फैक्ट्री है उन्होंने ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी सर्विस को थोड़ी ना इग्नोर कर सकते हैं, ये चीज़ है। खैर ये छोड़ो, ये तो इंट्रोडक्शन है, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि ये रियल फ्लो क्या होता है। यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, रियल फ्लो। ऊपर वाली कहानी तो वो इस चैप्टर में पता नहीं 100-150 बार ये वाली बात बता चुका है हमें। हम लोग नए कंसेप्ट की बात करते हैं, रियल फ्लो। रियल फ्लो का क्या मतलब होता है? दीज रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। बस सिंपल, यानी कि इकोनॉमी में जब भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है, कैसे एक इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विस को फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने जाता है, एक महीने के अंदर वो प्रोड्यूस करने जाता है। इस फैक्ट्री से निकली हुई गुड्स एंड सर्विसेज किसी दूसरे परिवार के पास पहुंचती है, इस परिवार के पास भी पहुंच सकती है। कैसे? ये इंडिविजुअल यहाँ पर सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए देगा सर्विस, बाद में प्राप्त करने के लिए देगा पैसा। ये गुड्स एंड सर्विसेज जो इसके पास आएंगे, इसकी जेब से जाएगा पैसा। समझ गए ये वाली बात? इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज अ रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब कैसे? सर्विस दो, पैसा लो, पैसा बाजार में जाके खर्च करो, दोबारा गुड्स एंड सर्विसेज लो। मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, मुझे मिल रही है फीस, ये हो गया वन फ्लो, पहला फ्लो। मैं इस पैसों को खर्च कर रहा हूं जाकर कहीं कि मुझे ये चीज़ लानी है, मार्केट से ये चीज़ पसंद है, वो चीज़ पसंद है। पैसा मिला कहाँ से? आप लोगों से। खर्च कर रहा हूँ मैं जाकर, मैं फिर आपके दिए हुए पैसों को दोबारा किसी और फर्म को, फैक्ट्री को, दुकानदार को, स्टारबक्स की कॉफ़ी वालों को, मॉल में कहीं ना कहीं मैं खर्च कर आ रहा हूँ, ताकि वहाँ से मुझे कोई ना कोई या तो सर्विस मिल जाए या कोई गुड मिल जाए। हो गया सर्कुलर फ्लो, टू वे में हो गया। इसको बोलते हैं रियल फ्लो, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होते हैं। जब फैक्टर सर्विसेज जो होती हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज की फॉर्म में, जब ये फ्लो करते हैं हाउस होल्ड से फर्म तक, यानी कि बंदा छोड़ो, कोई भी लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज जाकर फर्म्स को सर्विस दे रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को, किसी भी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वहाँ पर जब वो अपनी सर्विस दे रहे हैं हाउस होल्ड, तो उनकी वजह से कोई ना कोई इकोनॉमी के अंदर गुड या सर्विस हो रही है प्रोड्यूस, इसको हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो। सिमिलरली जब गुड्स और सर्विसेज जो कि फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस करे गए हैं, अब वो फैक्ट्री से निकलकर किसी घर परिवार तक पहुंच रहे हैं। लोग राशन के लिए तो सैलरी आने का वेट करते हैं, तब राशन भरवाएंगे। तो जब वो किसी कंपनी के गुड्स और सर्विसेज को खरीद रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इसको भी रियल फ्लो बोलते हैं। जो मैंने अपना एग्जांपल दिया ना कि आपसे मतलब मुझे मिली पैसे, तो एक बार बताओ, हमारा रिलेशन सिर्फ इतना ही थोड़ी ना है। आप सिर्फ सर्विस दे रहे हो, मतलब मैं सर्विस दे रहा हूँ, आपसे पैसा ले रहा हूँ, तो मैं इस पैसे को जोड़ते रहूँगा, मेरा कोई खर्चा नहीं होगा, कुछ भी खर्चा नहीं होगा। मतलब मैं इस पैसे को जोड़ता रहूँगा। मतलब एक सिंगल रुपये का खर्चा नहीं है, मतलब मेरा होगा ना खर्चा, ऑब्वियस ही बात है। सच फ्लोज आर कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस फ्लो है, इसको रोक तो कोई नहीं सकता। हमेशा इकोनॉमी में साइकिल ऐसी ही चल रही है। मैं अगर किसी को सर्विस नहीं दे रहा होता, तो जब मैं अपनी कोचिंग कर रहा था, मैं सर्विस लेने जा रहा था, मैंने उनको पैसा दिया ताकि मैं DSP, SDM, IAS बन पाऊँ। और आज मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ ताकि लोग दूसरे DSP, SDM, IAS वगैरह IPS बन पाए। ये फ्लो कॉन्टिन्यूस रहता है इकोनॉमी के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है जिन कोचिंग में मैं पैसा देकर आया हूँ तो उनके घर पे राशन नहीं आया होगा मेरे पैसों से, या फिर उनका कोई खर्चा नहीं होगा, जो मैंने उनको पेमेंट दी वो एज इट इज उनकी पूरा का पूरा प्रॉफिट था। जी नहीं, उनको भी देनी, उनको भी खर्चा करना पड़ा उससे, और आपकी आई हुई फीस से मैं भी खर्चा करता हूँ। सच फ्लोज आर कॉन्टिन्यूस एंड देयर इज नो बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट इन दीज फ्लोज। ये चीज़ सर्कल में कभी एंडिंग और बिगनिंग पॉइंट होता है? नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस होता है, यही चीज़ कॉन्टिन्यूस है। अब दूसरा फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। इट इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। यहाँ पर बात होती है
जो पैसा किसी गुड्स और सर्विसेज को बनाने में लगता है और उन गुड्स और सर्विसेज को बनाने के बाद जो पैसा हाउस होल्ड खर्च करते हैं उन गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए। समझते हैं इसको। दीज रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, नाम से ही पता लग रहा है ना, नाम क्या था ऊपर टॉपिक, मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। मैंने आपको क्या बताया था, इकोनॉमी में कोई भी चीज़ कब दमदार होती है, जब वो रियल होती है कि नॉमिनल होती है। रियल, नॉमिनल हमेशा नकली होती है, बताया था ना मैंने। तो नाम मात्र, सिर्फ नाम की। दीज रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो आपको सैलरी मिली उससे आप लोग खर्चा करते हो, पेट्रोल भरवाना, राशन लाना, बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, काम वाली को पैसे देना, बेसमेंट साफ़ करवाना, पार्किंग साफ़ करवाना, लिफ्ट का खर्चा देना, कुछ भी जो आपके खर्चे होते हैं। मनी फ्लो इकोनॉमी में तब देखने को मिलता है व्हेन सिंस इट इज़ थ्रू मनी, जब पैसा खर्चा होता है वेरियस ट्रांजैक्शंस करते हुए। जब वेरियस ट्रांजैक्शन चल रही हैं उसमें जो पैसा खर्च होता है तब हमें मनी फ्लो देखने को मिलता है। अभी आराम से समझो इसको। इट इज़ अ मनी जिसकी वजह से, मतलब वही कह रहे हैं ये पैसा ही है, सिर्फ पैसा ही इकलौती वो चीज़ होती है जिसकी वजह से इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन हो सकती है। क्योंकि पैसा जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाता है तो एक को मिलती है गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरे को मिलती है उन गुड्स एंड सर्विसेज को देने के लिए, किसी और को बेचने के लिए पैसा। जब फैक्टर इनकम यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये किसी फैक्ट्री, फर्म, इंडस्ट्री से फ्लो होकर घर तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? क्योंकि इन लोगों ने अपनी सर्विस दी थी उन गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं मनी फ्लो। सिमिलरली जब हाउस होल्ड्स अपनी इनकम को खर्च करते हैं बाजार में जाकर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए, तो दोबारा जो मनी फ्लो फर्म्स की तरफ होता है इसको हम लोग कहते हैं दोबारा मनी फ्लो। तो ये रियल फ्लो से कैसे अलग हुआ? रियल फ्लो में क्या हो रहा था, हम लोग यहाँ पर सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं दोस्तों, विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। बस ये चीज़ है, मनी की बात यहाँ पर नहीं होती है, बस ये डिफरेंस है। ये कंसेप्ट है, क्योंकि सिर्फ बस एक कंसेप्ट है, लेकिन हम जानते हैं इकोनॉमी के अंदर इन दोनों फ्लोज को कंबाइन करके ही हम लोग सर्कुलर फ्लो को समझ सकते हैं। कोई भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस करेगा, किसी के जाकर काम करेगा, या मैं जाकर जाऊंगा, तो एक बार बताओ बिना पैसों के कोई भी काम हो सकता है इकोनॉमी के अंदर? मुझे फीस ना मिले तो मैं दुकान पे जाके खर्चा कैसे कर सकूंगा, मेरा घर कैसे चलेगा? हर किसी को ये लगता है हर चीज़ डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाए, लेकिन सामने वाले का घर भी तो उसको चलाना पड़ता है। मैं अगर फाउंडेशन कोर्स फ्री में बांटने लग जाऊँ तो मेरा घर कैसे चलेगा? बात ये है। इसलिए दोनों फ्लो मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन में है। समझ गए? ये चीज़ है। तो अगर जैसे मतलब मान लो ये चीज़ है कि दोनों फ्लो को कॉम्बिनेशन में क्यों डिस्कस करा जाता है। अगर मैं किसी को कोर्स फ्री में बांटने लग जाऊँ तो फिर अगर आपके साथ ऐसा होने लग जाए कि कल को आप मदर डेयरी का 1 लीटर थैली दूध लेने गए, वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए का 1 लीटर दूध है, तो बचा तो तुम्हारे पास भी नहीं फिर। इसलिए दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन में देखा जा सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि कल को आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको वो कह रहे हैं हम सैलरी 10 रुपये देंगे, उसमें खर्चा चला लो, क्योंकि आपका क्या खर्चा चल रहा है, आप भी तो फ्री में सर्विसेज और गुड्स ले रहे हो इकॉनमी से। तो बात ना हमेशा दोनों को मिलाकर ही बनती है इकॉनमी के अंदर। ये जो डिफरेंस होता है रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ध्यान से सुनना, ईजी है वैसे। 3 सेक्टर्स मान लो डोमेस्टिक इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं, एक है हाउस होल्ड, एक है फर्म और तीसरा है गवर्नमेंट। हम लोग अपनी सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि इकोनॉमी में अभी के लिए सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म। रियल इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स वर्क करते हैं हमेशा। सरकार क्यों आती है बीच में? सरकार इसलिए आती है क्योंकि सरकार तक टैक्स जाता है और टैक्स से मिले हुए पैसों को सोशल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सरकार खर्च करती है, जिससे बजट निकालती है, स्कीम्स निकालती है, सब्सिडी रेट पर चीज़ें देती है जनता को, ये चीज़। अब मान लो वापस आओ, हम लोग ये एज्यूम करते हैं अपने एग्जांपल के अंदर कि अभी गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट है ही नहीं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, और ना ही कोई सेविंग कर रहा है
और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब समझो आराम से, मतलब इन तीन चीज़ों को उठाकर अब हम अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्म जो है, फर्म हायर करते हैं प्रोडक्टिव या फिर फैक्टर सर्विसेज को। फर्म ने हायर करा, फर्म ने कहीं पर उसको सेटअप करना है फर्म को, तो उसने एक ज़मीन खरीदी किराए पर, उसमें कुछ मजदूर रखे, कुछ पैसा लगाया, कुछ कैपिटल गुड्स रखे, और उसको चलाने वाला एक है बिजनेसमैन। ये काम हुआ हाउस होल्ड से, ताकि एम ये था कि कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जाए। अब आप कहोगे बार बार गुड्स एंड सर्विसेज क्यों बोलते रहते हो? कोई ज़मीन खरीदी गई है दोस्तों, तो या तो कोई गुड प्रोड्यूस होगा उस पर, कोई गुड प्रोड्यूस होगा, या फिर मान लो कॉल सेंटर के लिए ज़मीन खरीदी गई है, तो कॉल सेंटर का मालिक पूरी ज़मीन जड़ से थोड़ी ना खरीद लेगा। उसको पता है कि मेरा से पैसा निकल जाएगा, तो रेंट पे उसने ले ली और अंदर जाके कॉल सेंटर बना लिया, कॉल सेंटर बना लिया। इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर, एक जन प्रोड्यूस करने जा रहा है, ये है रियल फ्लो। बदले में हाउस होल्ड्स को क्या मिलेगा? हाउस होल्ड्स इन टर्न रिसीव फैक्टर इनकम, इनको मिलती है बदले में फैक्टर इनकम। कैसे? जब ये किसी का काम करेंगे तो जिसने प्रॉपर्टी अपनी रेंट पर दी थी कॉल सेंटर वाले को, उसको रेंट मिल जाएगा। जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उनको अपनी सैलरी मिल जाएगी। जो आपने गुड खरीदे थे, आपने कोई एक बहुत बड़ी सी मशीन या कोई कंप्यूटर वगैरह वो लगाया था, तो उसकी कोई किस्त जा रही है, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है उसको, जिसने मतलब जो भी गुड आपने ख़रीदा है जहाँ से लेकर आए हो। और अल्टीमेटली आप जो ओनर हो उस कॉल सेंटर के, या कोई भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, आपको मिल रहा है अपना प्रॉफिट। तो ये मनी फर्म सेक्टर तक दोबारा लौट रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मनी फ्लो। पहले वाले केस में सिर्फ बात हुई थी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की, दूसरे में बात हुई कि पैसा खर्च करके गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं। मनी इनकम की वजह से पॉसिबल हो पाता है कि घर परिवार के लोग दूसरे फर्म से गुड्स को परचेज करें या सर्विसेज को परचेज करें। भाई अब ये खून खौला रहा है, कम से कम 250-300 बार बात कर चुका है एक ही चीज़ के बारे में। फूड, क्लोथ, हाउस, शूज़, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, इन सब के बारे में, ताकि इनकी वांट्स और नीड्स सेटिस्फाई हो सके। दिस इज़ रियल फ्लो फ्रॉम द फर्म सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। इन टर्न हाउस होल्ड जो है, जब वो किसी से सामान लेकर आ रहे हैं तो उसको पेमेंट भी तो करेंगे। पेमेंट कैसे जाएगी? पैसों की टर्म्स में। ये है मनी फ्लो। तो समझ गए? दोनों फ्लो के कॉम्बिनेशन से ही, मनी फ्लो प्लस रियल फ्लो के कॉम्बिनेशन से ही आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझ सकते हो। लेकिन आप ये जानते हो कि कोई भी चीज़ इकोनॉमी में अधूरी नहीं रह सकती। रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होना। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज ना किसी को मिलेंगे, ना कोई प्रोड्यूस करेगा, जब तक किसी को ना पैसा मिल रहा हो ना किसी तक पैसा जा रहा हो। ये चीज़ है। ना कोई फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज किसी को देगा, ना कोई किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने जाएगा जब तक उसको पैसे ना मिल रहे हैं। बस इस सिंप्लीफाइड मॉडल के बेसिस पर ये सारे के सारे जो फ्लो हैं, ये आपको नीचे दिखाए गए हैं। नीचे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है। छोड़ो उसको, सेम बात कर रहा है वो। यहाँ पर देखो, एक फॉर्म है, देखो, एक मिनट, ये फॉर्म है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है। इसको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करवाना है, कोई भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस करवाना है। मान लेते हैं एग्जांपल, ये फर्म के अंदर चॉकलेट प्रोड्यूस होती है, चॉकलेट की फैक्ट्री है ये। सबसे पहले हाउस होल्ड से या कंज्यूमर सेक्टर से इनको मिलेगा लैंड, रेंट पे लेना पड़ेगा कहीं, लेबर सैलरी पे रखना पड़ेगा,
बड़ी बड़ी मशीन वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कैपिटल गुड्स, और एक मालिक होगा चलाने वाला। तो हाउस होल्ड से जाते हुए फर्म्स को ये सब फैक्टर सर्विसेज प्राप्त करनी पड़ती हैं। जिन लोगों ने इस फर्म को रेंट दिया, जो लोग काम करने आ रहे हैं, जो मशीन इन्होंने खरीदी किश्तों पर, और जो मालिक जो चला रहा है, इनको बदले में बिना पैसे के तो फ्री की तो कोई थूक भी नहीं देता किसी को। तो इनको क्या मिलेगा? जिसने प्रॉपर्टी दी थी उसको मिलेगा रेंट, जो लेबर काम कर रहे हैं वेजेस, जो मशीन ली थी लोन पर इंटरेस्ट उस मशीन वाले को, और अल्टीमेटली जो फैक्ट्री चला रहा है उसको मिलेगा प्रॉफिट। यहाँ से जो चॉकलेट प्रोड्यूस हुई थी, चॉकलेट क्या है इस केस में? गुड़। हमारे केस में हम सिर्फ गुड़ को लेकर चल रहे हैं। ये गुड़ चॉकलेट क्यों प्रोड्यूस करी है मालिक ने? खुद के खाने के लिए, खुद के बच्चों को खिलवाने के लिए, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए? नहीं, हाउस होल्ड्स को बेचने के लिए। ये यहाँ से देखो, एरो देखो, ये हाउस होल्ड्स के पास गया। घर मतलब हम जैसे घर परिवारों के पास आई, बाज़ार में चॉकलेट वगैरह आई किसी कंपनी की, और वो करके कि डेयरी मिल्क वालों ने फ्यूज़ निकाली है, 5 स्टार की 3D आई है, 5 स्टार ओरियो आई है, डेयरी मिल्क सिल्क आई है। तो ये जो नई नई चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी आ रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज गए हाउस होल्ड्स के पास। हाउस होल्ड्स को कैसे? अपने आप ही मिल जाएंगे, अपने बिना उसके। इनको खर्चा करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से क्या हुआ? ये ऊपर वाली साइड जो है, ये वाली जो साइड है, ये है फैक्टर मार्केट, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ इनकम। और नीचे वाली जो साइड है, ये है प्रोडक्ट मार्केट, क्योंकि गुड्स प्रोडक्ट किसी के पास जा रहे हैं और कोई इनको खर्चा करके घर पर लेकर आ रहा है। इसमें समझने वाली एक चीज़ और है, क्या? अभी बताता हूँ। कहाँ पर देखते हैं इसमें पैसों की बात नहीं हो रही है? कहाँ पर पैसों की बात नहीं हो रही है? एक तो इस जगह पर पैसों की बात नहीं हो रही है, और एक तो इस जगह पर पैसों की बात नहीं हो रही है। तो हमेशा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दोस्तों, जो ये अंदर के एरोज होते हैं ना, ये वाले जो अंदर का सर्कल है, ये होता है रियल फ्लो, इनर एरोस। पैसों की बात कहाँ दिख रही है मुझे? पैसा 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 पैसा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जहाँ बढ़ा गया एक्सपेंडिचर मतलब पैसा। जो आउटर एरोज होते हैं, जो बाहर का सर्कल है, वो हमेशा दर्शाता है मनी फ्लो को। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर बात रियल नॉमिनल की नहीं है कि कौन सा नकली कौन सा वो। सर्कुलर फ्लो का डायग्राम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक दोनों फ्लो की बात नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी में ना कभी कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस करेगा बिना सैलरी लिए, बिना पैसा लिए, ना ही कोई उसको खरीदेगा बिना दुकानदार को पैसे लिए, ये चीज़ है। ना ही कभी फर्म्स उसको बेचेंगे जब तक उनको ये कंज्यूमर को, हाउस होल्ड्स को बेचकर जब तक पैसे की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि अगर इनका गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में पैसा आया था 5 रुपये, तो कम से कम ये कोशिश करेंगे कि हाउस होल्ड तक जब तक जो गुड बेचा जाए वो कम से कम 10 रुपये या 15 रुपये का तो बेचा जाए, तभी तो मार्जिन निकलेगा, तभी तो एंटरप्राइज को मिलेगी अपनी प्रॉफिट, तभी तो जिन्होंने मशीनें ली हैं वो उसका लोन की किस्तें चुका पाएंगे, तभी तो जो उन्होंने वर्कर रखे हैं तभी तो वो उसको सैलरी दे पाएंगे, और तभी तो जो बिल्डिंग रेंट पर ली है तभी तो उसका रेंट पहुँचेगा मकान मालिक तक। ये चीज़ है, वरना क्या होगा? बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। इसी चीज़ को जब हम लोग सेबी के थ्रू देखते हैं ना, सेबी के थ्रू, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग मार्केट। यही होती है ट्रेडिंग मार्केट। स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज यही होते हैं, ऐसे इसी से बनते हैं। इसी की फ्लो बस कैंडल्स के पैटर्न में अगर आप देखो, यही होती है ट्रेडिंग। खरीदना बेचना चल रहा है, कौन कर रहा है? वो कौन स्टॉक शेयर वगैरह बेच रहा है? उनके स्टॉक्स वगैरह शेयर्स लॉन्च कैसे हो रहे हैं? कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए ये स्केल ऐसी होती है कि कंपनीज कभी बंद नहीं होती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर गई, फिर तो कंट्री कोलैप्स कर गई। इसलिए ये मार्केट कभी बंद नहीं हो सकती है।
लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद हो गई थी, सिर्फ ये मार्केट बंद नहीं थी, इकलौता बिजनेस था, इकलौता ऐसा इंडस्ट्री थी जो बंद नहीं हुई थी। क्यों? इंडस्ट्रीज लॉस में है, चल तो रही हैं। और आपको तो पता ही है, जितने लोग मेरे से ट्रेडिंग सीखते हैं, गिरती हुई मार्केट में और अच्छे से पैसा कमाया जा सकता है। बल्कि दुआ करा करो कि मार्केट उठा ही ना करे, नीचे गिरती ही रहा करे, क्योंकि ऑप्शन सेलर बनना है हमें। तो हमेशा लालच छोड़ दो कि कभी ऊपर बढ़े ही ना मार्केट, हमेशा नीचे ही गिरती रहे या कंसोलिडेट करती रहे। फॉलोइंग कंक्लूजन्स हम लोग बना सकते हैं ऊपर वाले डायग्राम से। एक तो हमेशा हर एक सेक्टर में, कोई भी सेक्टर हो, जैसे फर्म सेक्टर था ऊपर वाले केस के अंदर और हाउस होल्ड सेक्टर था, हमेशा हर सेक्टर में एक बायर होगा, एक सेलर होगा, जिसकी वजह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है दो सेक्टर्स के बीच में। बिना बायर और सेलर के कभी कुछ नहीं हो सकता। तभी मैंने इसका ट्रेडिंग का एग्जांपल आपको दिया था। आप सब लोग ट्रेडिंग का बेसिक्स तो जानते ही हो कि हमेशा कोई भी चीज़ तभी बेची जा सकती है जब कोई इसको खरीदने वाला हो। इसलिए जब बड़े सारे स्टॉक्स ना लोअर सर्किट लगा देते हैं ना, लोअर सर्किट का मतलब ये होता है कि कोई वहाँ पर बायर ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता, कोई खरीद ही नहीं सकता वहाँ पर, कोई आपके उस गिरते हुए स्टॉक को कोई खरीदने वाला ही नहीं है, लोअर सर्किट पे चला गया प्राइस। और अपर सर्किट का मतलब ये होता है पूरी मार्केट खरीदने के लिए तैयार है, इस रेट पे बस दे दो, किसी को बेच दो, बस ये चीज़ है। आगे क्या सीखा हमने ऊपर वाले उससे डायग्राम से? जब टोटल प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की फर्म्स के द्वारा, उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन जो भी हुई गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म्स के द्वारा, यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज माल प्रोड्यूस हुआ जो भी, वो बिल्कुल इक्वल होता है कि टोटल कंजम्पशन जो होगी गुड्स एंड सर्विसेज की हाउस होल्ड के द्वारा, ऐसा माना जाता है। ये वाली बात क्या है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा। देखो, जितने गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस कर रही है, अंधाधुंध थोड़ी ना प्रोड्यूस करते जाएंगे, वो एक टाइम के बाद प्रोडक्शन अपनी रोक देते हैं। उनको पता होता है कि मार्केट में इतने ही बिक पाएगा, पहले इतना बिक जाए फिर देख लेंगे और प्रोड्यूस कर देंगे। अब समझ गए इसको इक्वल टू का साइन क्यों है बीच में? जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि हाउस होल्ड सेक्टर खरीदेंगे। प्लेटिनम की कोई एक रिंग या कोई एक कड़ा है, वो 1 करोड़ प्रोड्यूस या 1000 प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इतने लोग खरीदने वाले हैं नहीं, महंगा है प्लेटिनम, लिमिटेड प्रोड्यूस होगा। पार्ले जी के बिस्किट राशनों की शॉप पर ऐसे भर भर कर पड़े हुए हैं जैसे पता नहीं क्या भर के पड़े हुए हैं, क्योंकि हर कोई खरीद रहा है। चिप्स के पैकेट बल्क में आते हैं, हर कोई खरीद रहा है, लेकिन वो भी बल्क है। एक हर चीज़ के बल्क के ऊपर भी एक लिमिटेशन है। जितनी टोटल प्रोडक्शन फर्म्स के द्वारा करी जाती है वो इस उम्मीद में करी जाती है कि इतना ज़्यादा जितना प्रोड्यूस करा गया है उतना हाउस होल्ड उसको कंज्यूम भी कर लेंगे, यानी कि हमारी बिक्री हो जाएगी इतनी चीज़ों की जितना हमने प्रोड्यूस करा है। दूसरा, फर्म्स जितनी भी फैक्टर पेमेंट करते हैं, जितनों भी बंदों को वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो फर्म्स के द्वारा करी जा रही है, वो किसी की इनकम या सैलरी बनती है इन द फॉर्म ऑफ कि ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट किसी ना किसी के घर पर जाकर उसकी फैक्टर इनकम बन रहा है। यानी कि फर्म्स क्या, ऐसा मान लो इसको, ऐसे ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा एग्जांपल, इसको ऐसा मान लो, फैक्टर पेमेंट बाय फर्म्स इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। फर्म ने किसी से एक सर्विस करवाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने उसको, और किसी से सर्विस ले रही है फर्म, उसने लोग रख रखे हैं, उनको मिलेगी सैलरी, तो सैलरी हाउस होल्ड तक पहुंचेगी और वो खर्चा करेंगे अपना, जैसा कि मैंने बताया, बच्चों की फीस भरना, पेट्रोल भरवाना, जो भी खर्चे होते हैं मंथ के एक्सपेंसेस। फिर हाउस होल्ड्स की जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होती है, मतलब जो हाउस होल्ड सब जो खर्चा कर रहे हैं, वो उनकी इनकम के बराबर होती है। यानी कि एक हाउस होल्ड, एक घर परिवार उतना ही खर्चा कर सकता है जितना उनकी इनकम उनको अलाउ करे। ये वही वाली बात है कि कोई पर्सन पाँव उतने ही फैला सकता है जितनी चादर हो। जो रियल फ्लो होता है प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का हाउस होल्ड का, रियल फ्लो समझ रहे हैं, जहाँ पर मनी का कंसर्न नहीं है, वो उतना ही इक्वल होता है एज कम्पेयर टू मनी फ्लो। क्योंकि कोई भी गुड और सर्विसेज तब तक प्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक किसी बंदे को उसके लिए पेमेंट ना मिल रही हो, और कोई भी गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले लोगों को जब तक ये इनकम नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी
इस इनकम को कैसे खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए, ये चीज़ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ इन्होंने अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, इसको याद नहीं करना, इसको बिल्कुल याद नहीं करना है, ये नॉनसेंस है। ये बस एक नॉनसेंस, तो जैसे चलो ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, बस इनको एक बार ये देख लेना कि ये ना इक्वल होता है हमेशा ये, क्योंकि स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं बन सकती है, लेकिन अभी तक क्योंकि देखी नहीं गई है ऐसी, आप याद कर लेना इसको। आई एम सॉरी, नॉनसेंस नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसको देख लेना। लेकिन इसको ना भी देखो ना, इसको सिर्फ देख लो ना, तो ये आप वैसे भी कर लोगे, ये वैसे भी सॉल्व कर लोगे ध्यान से जब आप इसको दोबारा रिवाइज करने बैठोगे। तो ऊपर मैंने कुछ मिस तो करवाया नहीं है, वर्ड टू वर्ड सब कुछ पढ़वाया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।